Good morning, my dear students. I am going to teach respiration in human beings. Then I start. तो आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है रेस्पायरेशन क्या है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या है, ये सब आपको पहले ही बता चुके हैं हम. तो अब आप लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं रेस्पायरेशन क्या है. तो रेस्पायरेशन कॉमनली नोन एज गैसियस एक्सचेंज को ही हम रेस्पायरेशन बोलते हैं. तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वही कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन उसको हम कह सकते हैं. और ऐसे तो रेस्पायरेशन जो होता है वैसा प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के दौरान फूड जो है वो क्या एनर्जी रिलीज करती है, उसे ही रेस्पायरेशन बोलते हैं. लेकिन उसको कॉमनली हम गैसियस एक्सचेंज को भी रेस्पायरेशन बोल देते हैं. क्लियर. तो हम आप लोग को आज पढ़ाए जा रहे हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स. हम लोगों ने रेस्पायरेशन इन प्लांट्स को देख चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो उस टॉपिक को भी हम वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है, इसीलिए हम रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पायरेशन होता है उसे 5 चरणों में क्लासिफाइड किए गए हैं. कितने? तो 5 स्टेप्स में उसे क्लासिफाइड किया गया है. तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? तो वो ब्रीदिंग होता है. क्या होता है? ब्रीदिंग. जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन हैज 5 स्टेप्स इन ह्यूमन बींग्स. तो लिख सकते हैं इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में जो प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का वो कितने स्टेप्स में होता है? 5 स्टेप्स में होते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रीदिंग. फर्स्ट क्या है? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं गैसियस एक्सचेंज बाय लंग्स. तो लंग्स और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के बीच जो गैस का एक्सचेंजेशन होता है वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है. मतलब ऑक्सीजन इनटेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं. तो उसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोला जाता है. मतलब कि ऑक्सीजन हम इनटेक किए, हम ऑक्सीजन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने बॉडी के अंदर लिए, जो लंग्स में गया तो वो क्या कहलाया? तो वो इंस्पायरेशन कहलाया. और अगर हम अपने बॉडी से CO2 को रिलीज कर रहे हैं तो वो एक्सपायरेशन कहलाता है. ठीक है. तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों सेम होता है. फिर सेकंड नंबर में आप ले लीजिए. सबसे फर्स्ट क्या हुआ कि हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया. ठीक है. इंस्पायरेशन हो गया. अब वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सबसे हम लेते किससे हैं? तो वो नॉस्ट्रिल से लेते हैं. नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाता है? तो नोजल कैविटी में जाता है. और नोजल कैविटी में जाने के बाद क्या होता है? तो नोजल कैविटी के बाद ट्रैकिया में इंटर करता है. और वो ट्रैकिया के द्वारा कहाँ जाता है? ब्रोंकस में जाता है, जो प्लूरल ब्रोंकाई कहलाता है. ब्रोंकाई के बाद ये क्या कहलाता है? तो ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई होता है और लास्ट में एल्वोलाई होता है. तो वो एल्वोलाई में जाता है. एल्वोलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं. ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है. तो मतलब यहाँ पे साफ है कि अब सेकेंड जो हुआ क्या हुआ? तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन का मतलब ये हुआ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स एल्वोलाई. तो लंग्स एल्वोलाई को क्या करता है? CO2 वो दे देता है और वहां से ऑक्सीजन को गेन कर लेता है. कौन? ब्लड. कौन करता है? तो ब्लड ऐसा करता है. क्योंकि एल्वोलाई में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं. वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन को गेन किया जाता है और CO2 को दे दिया जाता है. ठीक है. तो अब क्या हुआ? तो अब जो ऑक्सीजन गेन कर लिया गया ब्लड के द्वारा उसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है. तो थर्ड प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को देखते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस जैसा कि हम जो लोग जान रहे हैं क्या हुआ? तो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा क्या हुआ? एल्वोलाई से ऑक्सीजन को गेन किया गया और प्रत्येक सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया. क्या? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट हो गया तो अब हुआ क्या? तो जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ऑल सेल ऑफ बॉडी में, तो सेल्स ऑफ बॉडी जो ऑक्सीजन गेन करता है वो तो ऑक्सीजन को यूज कर लेता है. लेकिन हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में अभी ऑक्सीजन अभी आया है. तो सारा जो फंडा है वो डिफ्यूजन का है.
तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं क्या होता है, वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो अब बात का मतलब ये है कि अब समझ लीजिए आपकी हमारे पास क्या है, तो सेल के अंदर प्रत्येक सेल ऑक्सीजन का यूज कर लिया है, तो उसके पास ऑक्सीजन की कमी है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन अभी हम ला ही रहे हैं लंग्स से, तो हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन की अधिकता है। तो ये समझ लीजिए आप, ये हमारा बड़ी सेल है, क्या है, बड़ी सेल है, और ये जो है ये ब्लड है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की अधिकता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CO2 अधिक है, ऑक्सीजन की कमी है। तो जाहिर सी बात है ये लंबा वाला CO2 है, ठीक है, यहाँ पे भी CO2 है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे CO2 की अधिकता है, जबकि यहाँ पे CO2 की कमी है। तो ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगा, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, जबकि CO2 जो है वो लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो ये तो डिफ्यूजन है। तो यहाँ पे 2 बार डिफ्यूजन होता है हमारे शरीर के अंदर। एक बार कहाँ पे होता है, तो एक तो होता है हमारे शरीर के अंदर जो लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और दूसरा ब्लड और सेल के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये सेल, तो इसको हम इंटरनल रेस्पायरेशन बोले, क्या बोले, इंटरनल रेस्पायरेशन बोले। भूलना नहीं है, हम एक अभी इस डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है, तो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बड़ी सेल्स के बीच में जो गैस एक्सचेंज हुआ उसे हम इंटरनल रेस्पायरेशन बोले। सेल्यूलर रेस्पायरेशन तो आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन के बारे में ऑटोमेटिक हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा हम देख लेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हम उन सभी पार्टिसिपेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है क्या, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है उसका स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से होता है, तो वो नोज से होता है। तो नोज हमारा जो सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जिसके द्वारा हम एयर को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और हमारे नोज में 2 टिनी पोर्स पाए जाते हैं, तो उन पोर्स को हम पेयर ऑफ पोर्स पाया जाता है, जिसे हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और नॉस्ट्रिल्स का यूज हम ऑक्सीजन को गेन करने के लिए और CO2 को रिलीज करने के लिए करते हैं। और एक बात और फैक्ट बात आप लोग जान लीजिए कि हम एट ए टाइम एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल्स का यूज करते हैं, या तो ऑक्सीजन को गेन करने के लिए या CO2 को रिलीज करने के लिए। दोनों एक ही टाइम पे यूज नहीं किया जाता है। ये आप फील कर सकते हैं जब भी आप CO2 को रिलीज कर रहे होते हैं। तो अगर आप उंगली आप वहां पे ले जाइएगा तो देखिएगा कि एक नोस्ट्रिल्स के द्वारा जो प्रेशर है वो ज्यादा है और दूसरे नोस्ट्रिल्स के द्वारा कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम CO2 को रिलीज करने के लिए एक ही नोस्ट्रिल्स का यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हम नॉस्ट्रिल्स के बारे में जान गए। अब यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल्स नोज के अंदर जहां पे खुलती है वो एक वाइड कैविटी होती है। उस कैविटी को हम नोजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोला जाता है। तो नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू वाइड कैविटी। तो नॉस्ट्रिल्स ओपन इन वाइड कैविटी। तो नॉस्ट्रिल्स जो होता है वो एक वाइड कैविटी में खुलता है, जिसे हम नोजल कैविटी बोलते हैं। तो नेजल कैविटी जो है तो अब नेजल कैविटी में एक फ्लड होता है, एक लिक्विड होता है, प्रोटेनियस लिक्विड होता है, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेजल कैविटी जो है वो एक प्रोटेनियस लिक्विड रखता है। तो उस लिक्विड को हम म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस लिक्विड को हम म्यूकस कहते हैं। थोड़ा सा पहले फिगर पे आप ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर हम इस पे लिखा देंगे। ठीक है, तो आप फिगर को पहले ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पे फिगर हमारा ये नोज है, ये वाला क्या है? तो ये नोज है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नोज है। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका नोज है। नोज में 2 पोर्स हैं। इन पोर्स को हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिए हैं। तो ये नॉस्ट्रिल्स जो है वो एक ओपन एरिया में, एक वाइड ओपन एरिया में खुला, जिसे हम नोजल कैविटी बोलते हैं। और नोजल कैविटी यहाँ पे 2 म्यूकस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? ये म्यूकस ग्लैंड रखता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड में म्यूकस पाए जाते हैं। तो
म्यूकस एक प्रोटेनियस फ्लड है जो क्या करता है, वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स पे कुछ हेयर दिखलाई देते हैं, नोज हेयर होते हैं, तो नोज हेयर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पे रोक देता है। मतलब ये है कि जस्ट लाइक एक फिल्टर का काम करता है। नोज हेयर क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके अंदर भेजने का काम करता है। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म है तो उसको जब वो एयर अंदर जाता है तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस, जिसमें म्यूकस होता है, ये म्यूकस जो है वो क्या करता है, तो उस ऑक्सीजन को ठंडा करने का काम करता है, मॉइस्ट करने का काम करता है, और उसमें जितने भी गंदगी वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होते हैं, वो अपने आप में चिपका लेता है, ठीक है, और उसको फिर आउट कर देते हैं हम। तो नोजल कैविटी में क्या होते हैं, म्यूकस रखते हैं, म्यूकस जो है वो जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने आप में स्टिक कर लेता है, वो स्टिकी होता है, वो चिपका लेता है, जिसे हम बाद में बाहर कर देते हैं नोज के द्वारा। तो नोजल कैविटी जहां पे, अब यहाँ पे नोजल कैविटी जो है वो और एक नैरो ओपनिंग में खुलता है, तो उस नैरो ओपनिंग को हम फेरिक्स बोलते हैं। फेरिक्स को आप कहाँ पढ़ चुके हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम फेरिक्स को बता चुके हैं। तो फेरिक्स 3 टाइप्स का होता है, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। तो मतलब यहाँ पे जो नोज का जो पोर्शन होता है, नोज जहाँ पे ओपनिंग होता है उसको हम नेजोफेरिक्स बोलते हैं। जहाँ पे माउथ का ओपनिंग होता है उसको हम ओरोफेरिक्स बोलते हैं। और जो दोनों जहाँ पे मिल रहा है उसको हम लैरिंगोफेरिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिक्स बोला जाता है। तो ये तीनों को मिला करके क्या बनता है, फेरिक्स बनता है। तो ये जो है वो कॉमन पाथ है किसका, तो फूड पाइप का और विंड पाइप का, दोनों का कॉमन पाथ है। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो एक और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये इपीग्लॉटिस आपका क्या होता है, जब हम सॉलिंग करते हैं, जब भोजन को निगल रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जब भोजन को निगलते समय ये इस तरीके से पैक कर देता है। ये इसको क्या करता है, ये इस तरीके से है, तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, पैक कर देगा। और जब हम निगल लिए होते हैं तो फिर से ये यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम होता है। ये ओजोफेगस जो होता है वो ट्रैकिया के जस्ट पीछे होता है। ये ओजोफेगस है, ये क्या है, ये ओजोफेगस है, फूड पाइप है। तो फूड पाइप में फूड जो है वो क्या ट्रैकिया में ना चला जाए, इसीलिए इपीग्लॉटिस जो है उसको कवर किए हुए रहता है। जब सॉलिंग करते हैं तो ये ट्रैकिया को क्लोज कर देता है और फिर ओपन हो जाता है। तो इपीग्लॉटिस का यही काम है। और जहां पे ट्रैकियल ओपनिंग होता है, सबसे ऊपर का पार्ट, उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। एक कैप होता है, कैप की तरह का काम करता है। तो यहाँ पे ये ओपनिंग होता है, ग्लॉटिस को ही इपीग्लॉटिस बंद करता है, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग होता है ट्रैकिया का, ट्रैकियल ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये ग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकियल ओपनिंग है, और जो अब उसके बाद ट्रैकिया शुरू होता है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया एक लॉन्ग क्या है, एक लंबा सा एक नैरो पाथ है। तो ये जो होता है वो एक सेमी सर्कुलर रिंग का बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग होते हैं जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका फंक्शन यही है एक्चुअली। अगर ये जो होता है वो सॉफ्ट होता है, क्या होता है, अब ये इसलिए होता है कि हमारा जो बोन्स है वो अगर ज्यादा प्रेशर बन जाए हमारे लंग्स में, हमारे ट्रैकिया में, अगर ऑक्सीजन जो ले रहे हैं तो वो एक प्रेशर अगर ज्यादा बन जाए तो बोन्स ब्रेक ना करे, इसके लिए ये क्या है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, जब एयर जो इंटर करता है ट्रैकिया में तो वो क्या होता है, तो वो जो है उसको फूल जाता है और प्रेशर को कम करता है। कौन, तो कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो पूरी ट्रैकिया में होता है, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकाई में भी होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जैसा एयर ऑक्सीजन इंटर किया और अगर ये फैलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक ना कर जाए इसीलिए वो क्या होता है, वो फैलता है इस तरीके से, ठीक है, वो धीरे धीरे फैलता है। तो ये जो है वो प्रेशर को कम करता है और वॉल्यूम को बढ़ाता है। क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो चूंकि वॉल्यूम को जब बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग का काम है। अब इसमें अब आप ये साइड जो देख रहे हैं ये रिब्स है, क्या है, तो रिब्स का भी वही काम है। तो रिब्स भी वो फैलता है, ठीक है।
ये भी फैलता है क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो अधिक होता है, हाइयर वॉल्यूम देन सरफेस एरिया। तो उसके सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम उसका अधिक होता है। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये ट्रैकिया है। फिर ट्रैकिया जो होता है वो दो पार्ट्स में आगे जाकर के बढ़ जाता है। कहां पे बढ़ता है, तो ये जो होता है वो T5 पे बढ़ता है। कहां पे, तो T5 थोरैकिक। तो यहाँ पे थोरैकिक जो वर्टिब्रे होता है ना, तो वर्टिब्रे में आप C1, C2, C8 तक होता है, फिर T1, T2, T3। तो ये जो T5 बोन है, वर्टिब्रे है, तो T5 वर्टिब्रे बोन के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और एक राइट लंग्स में चला जाता है और एक लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो जो डिवाइड होने के बाद जो बनता है उसको हम ब्रोंकस, और प्लूरल उसका ब्रोंकाई होता है। तो वो एक लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस और ये लेफ्ट ब्रोंकस, दोनों लंग्स में चले जाते हैं। अब ये जो होता है ब्रोंकाई जो होता है वो फिर डिवाइड होगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा, फिर डिवाइड होगा, टर्शियरी ब्रोंकस में कन्वर्ट होगा, और उसी तरीके से डिवाइड होता जाएगा, और फिर जो लास्ट बचेगा वो ब्रोंक्यूल्स होगा। क्या होगा, तो सबसे लास्ट जो होगा वो ब्रोंक्यूल्स होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर डिवाइड होता है, और फर्दर डिवाइड होने के बाद वो लास्ट जो होता है, सबसे जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो एल्वोलाई होता है, जो एक्चुअल साइट है किसका, तो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। तो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, तो एल्वोलाई है। क्या है, तो एल्वोलाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारा हुआ। तो सबसे पहले नोज से क्या हुआ, ऑक्सीजन को इंटर किया नोज, फिर यहाँ पे हेयर पाए जाते हैं, तो हेयर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोका, फिर डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के बाद वो अंदर गया। अब जो बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, एयर को मॉइस्ट करने के लिए म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है वो प्रोटेनियस स्टिकी लिक्विड होता है। वो क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको अपने आप में चिपका लेता है और एयर को फिल्टर करके अंदर भेज देता है। तो कहाँ भेजेगा, तो नोजल कैविटी में। तो नोजल कैविटी कहाँ ओपन होता है, तो नोजल कैविटी जो होता है वो ओपन होता है नेजोफेरिक्स में। नेजोफेरिक्स जो होता है, फिर ओरोफेरिक्स, उसके बाद लैरिंगोफेरिक्स से होते हुए कहाँ पहुंचता है, ट्रैकिया में पहुंचता है। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं निगलते समय यहाँ पे एपिग्लोटिस जो होता है वो ट्रैकियल ट्यूब को बंद कर देता है, ओपनिंग को बंद कर देता है, ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिसके कारण फूड जो है वो ट्रैकिया में इंटर नहीं करता है। फिर ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होता है, जो सरफेस एरिया को क्या करता है, वो बढ़ा देता है और प्रेशर को कम कर देता है। तो सरफेस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो प्रेशर को कम कर देता है, जिसके कारण बोन के टूटने का खतरा नहीं होता है। फिर ये ट्रैकिया से होते हुए कहा जाएगा ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंकाई से फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। उसके बाद एट लास्ट कहा जाएगा, तो एल्वोलाई में जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब फिर से हम कहाँ पे आएंगे, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑर्गन्स में आएंगे। अब इस फिगर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए हम फिगर को मिटाते हैं क्योंकि स्पेस कम बच रहा है, इसीलिए हमको फिगर को मिटाना है। फिगर को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं नोज को, तो नोज क्या है, तो नोज में नॉस्ट्रिल्स होते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स क्या है, तो ए पेयर ऑफ नेयर्स और पोर्स। तो ए पेयर ऑफ पोर्स होते हैं हमारे नोज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो थ्रू विच O2 इज इनटेक एंड CO2 इज रिलीज्ड आउट, रिलीज किया जाता है। तो नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स जिस एक वाइड
कैविटी में ओपनिंग होता है, उस कैविटी को हम नोजल कैविटी बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स ओपन्स इनटू वाइड कैविटी इज कॉल्ड नोजल कैविटी विच हैज म्यूकस ग्लैंड, उसमें म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसे जो एक प्रोटेनियस स्टिकी फ्लड, एक स्टिकी लिक्विड रखता है जिसे हम म्यूकस बोलते हैं, जो क्या करता है एयर को मॉइस्ट करता है और उसमें पाए जाने वाले डस्ट को क्या करता है तो अपने आप में चिपका लेता है और एयर को फिल्टर करके अंदर प्रवेश करता है। और अब जानते हैं कि नोज में हमारे हेयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकता है। फिर आपका आ गया फेरिक्स, क्या आ गया सेकंड नंबर फेरिक्स। तो फेरिक्स में आपको बता चुके हैं ये कॉमन पाथ होता है, आपको हम कहा बताए तो डाइजेशन में भी बताए थे। तो कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, तो विंड पाइप और फूड पाइप का जो कॉमन पैसेज होता है उसको फेरिक्स बोलते हैं। ये एक ट्रैकिया में ओपनिंग होता है, ये कहाँ इससे कनेक्टेड होता है, ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है। तो ट्रैकिया में एक ओपनिंग होता है जिसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं या ट्रैकियल ओपनिंग बोला जाता है, तो ये ग्लॉटिस में ओपन होता है। तो ये फेरिक्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लेरिंगोफेरिक्स। तो और क्या है लेरिंगोफेरिक्स। तो नेजोफेरिक्स नोजल कैविटी जहां पे ओपन होता है नेजोफेरिक्स, माउथ कैविटी जहां पे ओपन होता है उसको हम ओरोफेरिक्स या बकल कैविटी भी इसको बोल सकते हैं। माउथ कैविटी जहां पे ओपनिंग होता है उसको बकल कैविटी को, माउथ कैविटी या बकल कैविटी एक ही होता है, ओपन्स इनटू ओरोफेरिक्स। और जो सबसे लोअर पोर्शन होता है उसको हम लेरिंगोफेरिक्स बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फिर एक चीज और है एपिग्लॉटिस, क्या है तो एपिग्लॉटिस एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो ग्लॉटिस को बंद करता है या ओपन करता है। जब हम भोजन को क्या कर रहे होते हैं, जब फूड को हम सॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है वो ट्रैकियल ओपनिंग को कवर कर देता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख ही ले ग्लॉटिस के बाद एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तो एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेगिनस स्ट्रक्चर that cover the trachea while swallowing या during swallowing कर लीजिए, during swallowing the food। during swallowing the food। Epiglottis, a cartilaginous structure that cover the trachea during swallowing the food। ट्रैकिया, तो ट्रैकिया क्या है तो ट्रैकिया ए लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स। तो क्या है एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है दैट ओपन्स इनटू लंग्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। तो आप देख सकते हैं ट्रैकिया है क्या, तो हम बता चुके हैं यहाँ पे जो नेजोफेरिक्स होता है, तो नेजोफेरिक्स जो होता है वो कहाँ पे तो ट्रैकियल ट्यूब में मिलता है जाकर के, तो उसे ट्रैकिया उसी को कहा जाता है। तो ये क्या है तो द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है हैज ए वाइड कार्टिलेगिनस स्ट्रक्चर। एक वाइड कार्टिलेगिनस स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं कॉल्ड एडम्स एपल कहा जाता है, जिसमें वॉइस बॉक्स होते हैं, वोकल बॉक्स होते हैं जो वाइब्रेट, वो इस तरीके से ओपनिंग होता है। क्या होता है 2 वॉइस बॉक्स होते हैं यहाँ पे और बीच में गैप होता है जिसके कारण जब एयर प्रवेश करता है तो दोनों वाइब्रेट करते हैं और जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है वो आवाज जनरेट करता है। ठीक है, तो आवाज जनरेट करता है तो ये वोकल बॉक्स कहते हैं ये या एडम्स एप्पल। और ये जो होता है वो पुरुषों में, मेल्स में ये थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ होता है, सोलन पार्ट्स होता है मेल्स में, जबकि फीमेल्स में सोलन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड एडम्स एप्पल विच हैज 2 वॉइस बॉक्स थ्रू विच वॉइस इज जनरेट आउट, जहां से आवाज निकलता है व्हेन दे वाइब्रेट विथ एयर, जब एयर से वाइब्रेट करता है तो आवाज बाहर निकलता है। अब नोट में लिख लीजिए मेनी कार्टिलेगिनस सेमी सर्कुलर रिंग। आप देख चुके हैं कार्टिलेगिन को हम बता चुके हैं क्या है, तो बहुत सारे कार्टिलेगिनस
सेमी सर्कुलर रिंग होते हैं रैप्ड दी ट्रैकिया, ट्रैकिया को जो रैप्ड किए हुए होते हैं, दैट प्रोटेक्ट देम, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट देम टू कोलैप्स और स्टिक टुगेदर। वो होता क्या है, जैसे अब ट्रैकिया है, ठीक है, अब ये दोनों चिपक ना जाए, दोनों सट ना जाए, अगर दोनों चिपक जाएगा तो फिर एयर हम लंग्स तक पहुंच नहीं पाएगा और उसी समय आदमी जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वो कोलैप्स ना हो इसीलिए एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर उसको कनेक्ट किए हुए होता है, जो कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है, स्टिक नहीं होता और एयर कंटिन्यू वे में जाता रहता है। एंड ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया, हम बताए हैं। और ये जो होता है वो अगर काफी टाइट होगा, तो जब टाइट होगा, जैसे ही एयर, जब हम एयर लेते हैं और एक बार जाने कि टिडल वॉल्यूम, तो एक बार में हम लगभग 1/2 लीटर एयर को इंटर करते हैं। जब 1/2 लीटर एयर इंटर करता है वो एक छोटे से ट्रैकियल ट्यूब में, तो होगा क्या, तो उसका जो प्रेशर होता है वहां पे बढ़ जाता है। जब प्रेशर अगर काफी बढ़ जाएगा तो उस कभी कभी क्या होता है, बोन ब्रेक हो सकता है। तो वो जो क्या करता है, ट्रैकियल जो क्या कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो फूल जाता है और उसका वॉल्यूम को कम कर देता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनी कार्टिलेजिनस सेमी सर्कुलर रिंग रैप द ट्रैकिया दैट प्रोटेक्ट देम टू कोलैप्स और स्टिक टुगेदर देयर वॉल्स एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। फिर ट्रैकिया इज सब डिवाइडेड इनटू, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स में बट जाता है फ्रॉम T5 वर्टिब्रेट्स। T5 वर्टिब्रेट्स के से वो क्या होता है, वो 2 भागों में बट जाता है, कॉल्ड ब्रोंकस और ब्रोंकाई कहलाता है। तो आप देख सकते हैं ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइड, तो ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड एंड डिवाइड, वो बार बार डिवाइड करता है और सेकेंडरी फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में और एट लास्ट में ब्रोंक्यूल्स में जाता है और ब्रोंक्यूल्स फिर से फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एयर सैक्स। वो एयर सैक्स में बैलून टाइप का एयर सैक्स होता है, उसमें डिवाइड कर देता है और जिसे हम एल्वोलाई बोलते हैं, विच इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज, उसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, वो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है। हम थोड़ा सा किसके बारे में, तो ब्लड कैपिलरीज को भी देख लेते हैं और थोड़ा सा हम डायफ्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर लंग्स के बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो लंग्स के बारे में अब जान लेते हैं हम लोग। तो लंग्स है क्या, तो लंग्स ए पेयर ऑफ स्पॉन्गी एयर फिल्ड ऑर्गन्स, क्या है, तो ए पेयर ऑफ स्पॉन्गी एयर फिल्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ चेस्ट। तो दोनों साइड, चेस्ट के दोनों साइड पे, जिसको हम थोरैक्स बोलते हैं या थोरैकिक कैविटी भी बोलते हैं, थोरेसिस कैविटी, क्या है, थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, थोरेसिक कैविटी। तो आइदर साइड ऑफ चेस्ट क्या पाए जाते हैं, तो लंग्स पाए जाते हैं। तो जो क्या होता है, वो ए पेयर ऑफ स्पॉन्गी एयर फिल्ड ऑर्गन्स होता है जिसमें एयर भरा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लंग्स बोलते हैं। तो ये क्या है, तो लंग्स में द ट्रैकिया कंडक्ट्स इनहेल्ड एयर, तो ट्रैकिया जो है वो इनहेल्ड एयर को क्या करता है, इनहेल्ड एयर को कंडक्ट करता है इनटू द लंग्स, लंग्स में थ्रू दी इट्स ट्यूबुलर ब्रांच, एक इसका ट्यूबुलर ब्रांच होता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो होता है वो राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में जाता है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में जाता है, ठीक है, बोथ लंग्स। तो ईच लंग्स बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, अभी हम बताते हैं आपको बाई फिगर के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो जो लंग्स होता है वो बाउंडेड बाई 2 डबल मेम्ब्रेन्स का से बाउंडेड होता है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लड भरा हुआ होता है जिसे हम प्लूरल फ्लड बोलते हैं, और वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, एक एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, दोनों के बीच में एक फ्लड होता है, ठीक है। तो उस फ्लड को हम प्लूरल फ्लड बोलते हैं जो लुब्रिकेंट्स का काम करता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ, तो बाउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, ए नैरो कैविटी फाउंड बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल कैविटी, फिल्ड विथ ए फ्लूइड, एक फ्लूइड कप से भरा हुआ होता है जिसे हम प्लूरल फ्लड बोलते हैं। इट एक्ट एज लुब्रिकेंट्स, ये क्या है, तो लुब्रिकेंट्स के रूप में एक्ट करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे नोट समझ लीजिए, द लंग्स आर मेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स, तो लंग्स जो हमारा बना हुआ था वो स्वतः फैलता या सिकुड़ता नहीं है, तो उसे फैलाने या सिकुड़ने के लिए उसको वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब एयर आता है तो उसका वॉल्यूम को बढ़ाया जाना है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब वॉल्यूम बढ़ेगा जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब वो खुद से नहीं एक्सपेंड करता है, तो वो ड्यू टू रिब्स, डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, ये एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है, उनके मूवमेंट के कारण ही इसका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, वो हम सारा डिटेल्स में भी आप चर्चा करेंगे। द लंग्स आर मेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स अटैच टू द रिब्स के द्वारा मसल्स अटैच्ड होता है, जिसे हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। एंड द डायफ्राम, और डायफ्राम जो होता है वो हमारा जस्ट लंग्स के नीचे होता है ना। तो हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लंग्स बाय फिगर, आप लोग समझ लीजिए एक बार। हम फिगर के माध्यम से एक बार फिर से लंग्स को अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं फिगर जो आपको दिख रहा है वो लंग्स का है, वो एक साइड हम लंग्स बनाए हैं और एक साइड जो है वो रिब्स का स्ट्रक्चर है, मतलब एक साइड जो है वो एक्सटर्नल बनाया गया, एक तरफ इंटरनल, ताकि हम दोनों को कवर से कर सके, और दोनों होता एक ही जैसा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो लंग्स दिख रहा है और इधर वाला जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको रिब्स दिखेगा, इंटरकोस्टल मसल्स दिखेगा, इंटरकोस्टल मसल्स दिखेगा, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लंग्स के बारे में चर्चा करें। हम नाम को जो लिखा हुआ है, जो नेमिंग है, उसको मिटा दें ताकि हम अच्छे तरीके से फिर से समझ सकें, ठीक है। फिर हम आपको बताते चले जाएंगे और आप फिगर को ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा है क्या, तो ये आपको ट्रैकिया दिख रहा है, क्या है, ये ट्रैकिया है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, कार्टिलेगिनस रिंग है, कार्टिलेगिनस रिंग है। फिर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये रिब्स है, क्या है, रिब्स है। तो रिब्स जो होता है वो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जो है वो एक मसल्स है, क्या है, ये मसल्स है। तो चूंकि ये अंदर का मसल्स है तो इसीलिए इसको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोले, इंटरकोस्टल मसल्स बोले। चूंकि ये अंदर का था तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोले। आप ये जो बाहर लाइनिंग जो दिख रहा है, चूंकि ये बाहर का है इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोले, इंटरकोस्टल मसल्स बोला गया, ठीक है। तो इंटरनल, और ये जो होता है वो यही जो है वो क्या करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ताकि प्रेशर कम हो सके और बोन्स जो है वो ब्रेक न करे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो गया, ये वाला हो गया क्लियर। फिर आपको ये रिब्स हो गया। फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका दिख रहा है क्या, तो ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग्स में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो लेफ्ट लंग्स में ये आपको देखने के लिए मिल रहा ब्रोंकस या ब्रोंकाई, क्योंकि ये ट्रैकिया सब डिवाइडेड हुआ दो, एक इधर गया एक इधर गया, इधर वाला दिखाया नहीं है, वो फिगर में आप समझ चुके हैं पहले से। इधर वाला तो ब्रोंकस है, और ब्रोंकस जो है वो क्या हुआ, तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस
फिर आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको क्या है, तो ये ब्रोंकियोल्स है, और ये बैलून टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, तो ये एल्वोलाई है। क्या है, ये एल्वोलाई है। और एल्वोलाई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। वो क्या है, तो एल्वोलाई जो है वो क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। फिर आपको एल्वोलाई जो होता है वो आपस में चिपकता नहीं है, क्योंकि उसके पास सरफेक्टेंट एक फ्लड होता है, वो उसके पास होता है, तो एंटी स्टिकिंग केमिकल होता है जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। सरफेक्टेंट बोलते हैं मतलब ये जो एल्वोलाई आप देख रहे हैं, यहां से इस तरीके से एल्वोलाई क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये एल्वोलाई हो गया, ठीक है। ये एल्वोलाई हो गया। तो एल्वोलाई के पास क्या होता है, कि एंटी स्टिकिंग केमिकल होता है, एंटी स्टिकिंग केमिकल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सर्फोक्टेंट बोला जाता है, सर्फोक्टेंट बोला जाता है। ये जो होता है प्रिवेंट, ये क्या करता है, प्रिवेंट दी स्टिक, प्रिवेंट दी स्टिक एल्वोलाई, एल्वोलाई को स्टिक होने से क्या करता है, वो रोकता है। अगर वो स्टिक हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, तो क्या होगा, फिर एयर जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और यहीं पे आदमी का काम तमाम, है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो लंग्स के बारे में आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल मेम्ब्रेन है। क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, तो प्लेउरल मेम्ब्रेन कहलाता है, प्लेउरल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये एक्सटर्नल हुआ, ये इंटरनल हुआ, दोनों के बीच में एक कैविटी है जिसे हम प्लेउरल कैविटी बोलते हैं, प्लेउरल कैविटी बोलते हैं। और इस प्लेउरल कैविटी में एक फ्लड भरा हुआ है जिसको हम प्लेउरल फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेउरल फ्लड बोला जाता है। और ये प्लेउरल फ्लड जो है वो क्या है, लुब्रिकेंट्स का काम करता है। किसका काम करता है, लुब्रिकेंट्स का काम करता है। तो आप लंग्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये डायाफ्राम है। ये क्या है, ये डायाफ्राम है। एक्चुअली डायाफ्राम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं, तो डायाफ्राम क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन, जब ऑक्सीजन को इंटेक कीजिए तो ये डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर आता है। एक्चुअली ये इतना होता नहीं है, वो इस तरीके ऐसा होता है, ये ऊपर की ओर आता है और ये फूलता है। तो रिब्स जो होता है वो ऊपर की ओर इस तरीके से फूलता है, ये इस तरीके से फूलता है। तो मतलब ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, तो प्रेशर क्या हुआ, ऑटोमेटिक घट गया। तो मतलब अंदर का जो वॉल्यूम है, जो सरफेस एरिया है, उसको बढ़ाया। कौन, डायफ्राम। तो जब हम ऑक्सीजन को इंटर करते हैं और अंदर लेते हैं, जब जैसे ही अंदर जाता है तो ये क्या होता है, रिब्स इंटरकॉस्टल मसल्स फैलता है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स फैलेगा तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वो सिकुड़ेगा तो अब जैसे ही हम छोड़े, तो जब हम ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाले, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये फिर से कहां पे हो जाता है, तो ये जैसे ही बाहर निकाला जाता है तो ये फिर से सीधा हो जाता है। उसके बाद जैसे ही फिर ऑक्सीजन लेते हैं फिर ऊपर चला जाता है, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो चूंकि ये है क्या, तो ये जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि हमारा जो प्रेशर है, वो जो अंदर प्रेशर है वो घट सके। तो हम लोगों ने डायफ्राम के बारे में भी जान लिया। तो ये इसका, और हम जान रहे हैं कि एक बार में हम 500 ml ऑक्सीजन एयर को अंदर ले लेते हैं, तो ये तो काफी प्रेशर बन सकता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कौन कौन, किसका रोल है, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग का, रिब्स का, इंटरकॉस्टल मसल्स का, फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये वाला इंटरनल
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इसका रोल है। फिर डायाफ्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, राइट द रोल ऑफ डायाफ्राम इन ब्रीदिंग। आप लोग का ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर है, उसमें आपको पांचों टाइप्स जो बताए थे आपको, तो 5 टाइप्स रेस्पायरेशन बताया गया था। तो मतलब कि रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग सबसे फर्स्ट जो था क्या, वो ब्रीदिंग था गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और लंग्स का जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो। फिर आपको क्या सेकंड क्या बताया गया था, तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बताया गया था। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, तो ब्लड और एल्वोलाई के बीच में गैसियस एक्सचेंज। फिर थर्ड क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस था, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। फोर्थ क्या था, तो फोर्थ आप देख चुके थे, जो ब्लड लेकर के गया वो सेल को देगा, तो मतलब कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। उसके बाद फिर सेल्यूलर रेस्पायरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो हम मेनली रूप से 4 चीजों की चर्चा करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।